नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पदार्थों पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके पहले हम लोग पदार्थों के अवस्थाओं के बारे में देख चुके हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पदार्थ जो होता है वो तीन अवस्थाओं में पाया जा सकता है। पाया जा सकता है, नहीं पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए, उस पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है कि गर्म करने पर एक ऐसा तापमान आता है, एक ऐसा समय आता है जब ठोस जो है वो पिघलने लगता है और पिघलकर द्रव में बदल जाता है। फिर द्रव को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो भी क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है जब वो गैस में बदल जाता है। तो देखिए, ठोस पे क्या होता है कि तापमान का प्रभाव पड़ता है, यानी पदार्थों पे तापमान का प्रभाव पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, ठोस के तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए, ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है और बढ़कर कंपन करने लगती है। और कंपन करते करते एक समय ऐसा आता है कि उनके बीच का जो अंतराणविक बल होता है वो खत्म हो जाता है और उससे मुक्त होकर वो फ्रीली हो जाते हैं और फ्रीली होकर क्या हो जाते हैं, वो द्रव में बदल जाते हैं। अब देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वो द्रव में बदल जाता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलता है वो उसका गलनांक कहलाता है। और जब ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो पिघलते समय उसके पूरे पिघलने की प्रक्रिया में तापमान क्या होता है, उसका तापमान निश्चित होता है। तापमान क्या होता है, उसका निश्चित होता है। देखिए, इसको गलनांक को हम लोग संगलन भी कहते हैं। देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर जल उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। अब देखिए, जब द्रव में बदलता है तो द्रव को जब हम लोग गर्म करते हैं तो द्रव के कण भी क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं। आप लोग देखोगे कि पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो पानी के नीचे से बुलबुले आते हैं। पानी के कण जो है वो क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं और कंपन करके ऊपर उठने लगते हैं। जब उसको गर्म किया जाता है तो पानी के कण जो होते हैं वो इतना उसमें ऊर्जा ले लेते हैं कि उनके बीच का जो अंतराणविक बल होता है वो खत्म हो जाता है और वो स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होकर वो फ्रीली उड़ने लगते हैं, जिससे वो जलवाष्प में बदल जाते हैं, यानी गैस में बदल जाते हैं। अब देखिए, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, इसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। कह रहे हैं कि जब किसी ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो पूरे बताया ना अभी कि पूरे गर्म करने की प्रक्रिया में उसका तापमान जो रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है। तो उसका क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए, अब देखिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलनांक की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कह रहे हैं कि मान के चलिए 1 केजी ठोस है और वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की, यानी जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसका क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार हम लोग वाष्पीकरण का भी क्या दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। जैसे वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कह रहा है कि यानी 1 लीटर द्रव है, उसके क्वथनांक पर जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसका क्या कहलाता है, उसका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। जैसे हम लोग पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करने के समय भाप उसमें से निकलता है। भाप में क्या होता है कि गुप्त ऊष्मा रहता है। जलने से ज्यादा, यानी आग से जलने से ज्यादा भाप से जलने पर क्या होता है, तकलीफ होता है, क्योंकि भाप में जो होता है वो गुप्त ऊष्मा होता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। देखिए, हम लोग तो पढ़े कि ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है और द्रव जो है वो गैस में बदल जाता है। यानी गर्म करने पर ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा और द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिससे गर्म करने पर वो द्रव में ना बदल सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं और उसे ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। द्रव की अवस्था उनमें आता ही नहीं है, द्रव में वो बदलते ही नहीं है।
देखिए जैसे कपूर, कपूर ठोस होता है, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं या जलाते हैं उसको, तो वो द्रव में ना बदलकर सीधे ठोस में बदल जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ को गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे ठोस में बदल जाता है, तो उसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं। इतना क्लियर होगा? अगर इसको नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि पदार्थों पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए नोट कर लीजिए। ये हमने देखा कि पदार्थों पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। देखिए दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाता है, यानी दाब को बढ़ने से और तापमान घटने से गैस जो होता है वो द्रव में बदल जाता है। अब देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गैस द्रव में बदल जाता है उसे संघनन कहते हैं। देखिए आपने देखा होगा जिसे हम लोग शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। जो CO2 जो होता है, शुष्क CO2, उसे शुष्क बर्फ भी हम लोग बोलते हैं। देखिए शुष्क CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, यानी शुष्क CO2 जो होता है उसको उच्च दाब पर ही क्या किया जाता है, उसको संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। देखिए जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है कि जब वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, तब यह शुष्क CO2 जो होता है वो ठोस यानी ठोस CO2 वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाता है। यही कारण है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ हम लोग कहते हैं। देखिए पदार्थों में परिवर्तन के लिए ताप और दाब दोनों उसके कारक है उसमें परिवर्तन होने के लिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे वाष्पीकरण। इतना इसको क्या कीजिए आप लोग नोट कर लीजिए। वाष्पीकरण देखिए क्या पदार्थ का अवस्था बदलने के लिए ताप और दाब दोनों को होना निश्चित है। देखिए सिर्फ ताप और दाब पर ही पदार्थ की अवस्था नहीं बदलता है, या पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए क्या निश्चित ताप ही आवश्यक है, क्या उसका क्वथनांक जो होता है वही आवश्यक है? नहीं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमें पसीना हुआ रहता है और हम सिर्फ धूप में ना जाकर हम सिर्फ पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, तो हमारा पसीना क्या हो जाता है, सूख जाता है, यानी पसीना कहाँ चला जाता है, पसीना जो है उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो क्या जितना द्रव को वाष्प में बदलने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, क्या हमें पंखे की हवा से उतना तापमान मिलता है? नहीं। देखिए कुछ ऐसे भी प्रक्रिया होती है जो उसके क्षेत्रफल पे निर्भर करती है, उसके सतह पे निर्भर करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, देखिए सतह क्षेत्र बढ़ाने पर क्या होता है, वाष्पीकरण तेज हो जाता है। जैसे हम लोग देखे हैं, जैसे आप एक प्रयोग करिए, जैसे एक गिलास में आप पानी ले लीजिए और उसको पंखे के नीचे रख लीजिए, और फिर एक बड़े से थाली में पानी ले लीजिए और उसे पंखे के नीचे रख दीजिए, और दोनों के समय को नोट कीजिए कि कितने देर में दोनों में से क्या हो रहा है कि पानी में कमी आ रही है। आप नोट करेंगे तो देखेंगे कि कुछ समय या कुछ दिनों के बाद जो थाली का जो पानी है उसमें ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी और गिलास वाले में कम होगी, क्योंकि थाली वाले का जो पानी है उसका वाष्पीकरण तेजी से हुआ, जबकि गिलास में का पानी का वाष्पीकरण कम हुआ। तो देखिए वाष्पीकरण जो है वो क्षेत्रफल यानी सतह पे भी निर्भर करता है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े को खींच कर धोकर और उसको सुखाने के लिए उसको क्या करते हैं, फैलाकर रखते हैं। फैलाकर क्यों रखते हैं? अगर ऐसा होता तो हम लोग वैसे ही रख देते, वो सूख जाता। तो नहीं, हम लोग फैलाकर रखते हैं ताकि उसका सतह क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी भीगा हुआ जो पानी है उसका सतह क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्षेत्रफल बढ़ने के साथ वाष्पीकरण तेज होता है। अब देखिए तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि के होने के कारण भी वाष्पीकरण क्या होता है, तेज होता है। जैसे हम लोग इसके पीछे पढ़े हैं कि तापमान में वृद्धि करने से द्रव क्या होता है, वाष्प में बदलने लगता है। उसके बाद देखिए आर्द्रता में कमी। देखिए हम लोग महसूस किए होंगे कि लगभग 10 दिनों से बारिश होने पर
उस और उसके बाद खुल जाने पर हम लोग कपड़े को जब बाहर सुखाते हैं तो क्या होता है कि कपड़े बहुत देरी से सूखता है और वही ज्यादा तेज धूप हुआ रहता है और उसमें हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े क्या होता है बहुत जल्दी सूख जाता है। तो देखिए वायुमंडल में आर्द्रता होने के, आर्द्रता उसे कहते हैं कि वायुमंडल में जितनी जलवाष्प होती है, जितनी अधिक जलवाष्प होती है उसको हम लोग आर्द्रता, आर्द्र मौसम कहते हैं। तो देखिए बरसात के मौसमों में वायुमंडल में क्या होता है कि जलवाष्प यानी वाटर वेपर क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण हम जो कपड़े जो सुखाते हैं तो ऑलरेडी वायुमंडल में वाटर वेपर होता है और हमारे कपड़े जो सुखाते हैं उसको भी वाष्प बनना होता है। तो उस समय क्या होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, यानी एक सूखे हुए मौसम की अपेक्षा आर्द्र वाले मौसम में क्या होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अब देखिए वायु की गति में वृद्धि कह रहा है कि इस पर भी निर्भर करता है। वायु की गति में वृद्धि होने के साथ भी वाष्पीकरण की गति क्या हो जाता है तेज होता है। जैसे वायु बहुत तेज चलने के साथ क्या होता है कि वायुमंडल में जो वाटर वेपर होते हैं, जलवाष्प होते हैं, वो हवा के साथ बह जाते हैं और कपड़े जब हम लोग सुखाते हैं तो ये वाष्प बनकर तेजी से क्या होते हैं निकलने लगते हैं, क्योंकि आसपास कोई वाटर वेपर नहीं रहेगा जिससे ये तेजी से क्या होगा इसका वाष्पीकरण होगा। और वही वायुमंडल में ज्यादा वाटर वेपर रहेगा तो तेजी से वाष्पीकरण नहीं होगा। हम लोग ये भी महसूस किया है कि बहुत ज्यादा गर्मी हुआ रहता है तो हम लोग आते हैं फैन के नीचे बैठते हैं, तुरंत हमारा पसीना सूख जाता है तो पानी कहाँ चला जाता है, हवा का तेज होने के कारण वाष्पीकरण क्या हो जाता है तेज हो जाता है। तो इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। चलिए इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए अब है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। देखिए हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज्यादा गर्मी होने के बाद हम लोग जब पंखा में आते हैं या किसी पेड़ के पास बैठते हैं, हवा चलता है तो हमें क्या होता है कि हवा लगता है, हमारा पसीना सूख जाता है और हमें ठंडा जैसा महसूस होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि गर्मी के दिनों में अपने घर के आसपास या द्वार पे क्या करते हैं कि पानी का छिड़काव करते हैं लोग ठंडे के लिए। या गर्मी के दिनों में देखिएगा कि बहुत सारे लोग छत पे सोते हैं तो छत पे भी क्या करते हैं लोग शाम के सोने के समय उस पर पानी डाल देते हैं लोग और कुछ देर के बाद क्या होता है कि वो छत ठंडा हो जाता है। तो देखिए वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग छत पे पानी डालते हैं या द्वार पे पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है कि जल जो है वो वाष्प बन के ऊपर उठने लगता है। जब ऊपर उठता है तो उसमें ऊर्जा जो है वो खर्च होता है तो वो अपने आसपास के वातावरण से क्या करता है कि ऊर्जा लेने लगता है, मिट्टी से ऊर्जा लेने लगता है। तो जिससे वो ऊर्जा लेता है उसको वो ठंडा करने लगता है। इसी कारण पानी कुछ डालने के कुछ देर बाद क्या होता है कि वहां के आसपास का क्षेत्र क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है। हम लोग छत पर भी पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है कि वाष्प बन के ऊपर जाता है तो वो वायुमंडल से क्या करता है कि ऊर्जा को लेने लगता है। जब ऊर्जा को लेता है तो उसे ठंडा करने लगता है, जिससे आसपास के वायुमंडल और छत भी क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है। सेम उसी प्रकार हम लोग को जब बहुत ज्यादा पसीना हुआ रहता है, जब हम लोग बाहर से आते हैं खेलकर और पंखे के नीचे जब बैठते हैं तो हमारा पसीना एकदम सूखने लगता है और हमारे शरीर में ठंडी लगने लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि जब पसीना का वाष्पीकरण होता है तो पसीना जो है, जैसे हम लोग देखिएगा कि गर्मी के दिनों में हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं ताकि सूती कपड़ा जो होता है वो पसीना को ज्यादा सोखता है और जब पसीना को वो सोखता है तो उससे उसका वाष्पीकरण होता है। सूती कपड़े से पसीना का वाष्पीकरण होता है। जब उसका वाष्पीकरण होता है तो वो हमारे शरीर से क्या करता है कि ऊर्जा को लेने लगता है। जब हमारे शरीर से ऊर्जा वो लेता है तो हमारे शरीर को ठंडा करने लगता है, जिससे हमें शीतलता महसूस होती है। और वाष्पीकरण के द्वारा इसी प्रकार क्या होता है कि शीतलता महसूस होती है। देखिए कह रहा है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो देखिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े इसलिए पहनना चाहिए ताकि सूती कपड़ा जो होता है वो जल को ज्यादा अवशोषित करता है, पसीना को ज्यादा अवशोषित करता है। और जब पसीना का वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है कि वो जल जो है यानी वाष्पीकरण के दौरान पसीना जो है हमारे शरीर से क्या करता है कि ऊर्जा को लेता है, जिससे हमारा शरीर ठंडा होता है। और वही पॉलिस्टर जो होता है या कोई भी सिंथेटिक कपड़ा जो होता है
उसमें ये क्या बोलते हैं, पानी सोखने की क्षमता नहीं होती है, जिससे उसमें वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा तेजी से, और जिससे वो हमारे शरीर से उसमें ऊर्जा को नहीं ले पाएगा, जिससे हमारा शरीर ठंडा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें गर्मी के मौसम में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। देखिए हम लोगों ने नोट किया होगा कि जैसे हम लोग ये कुच्चड़ वगैरह लेते हैं, जैसे बर्फ को गिलास में लेते हैं, या पेप्सी का बोतल लाते हैं, या फ्रिज से पानी का बोतल निकालते हैं, तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद बोतल के आसपास यानी बोतल के ऊपर सतह पर पानी के कुछ बूंदे नजर आते हैं। तो क्या उस बोतल में होल रहता है, बोतल में छेद रहता है? नहीं। जब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वो द्रव बन जाता है। तो देखिए हमारे वायुमंडल में बहुत सारे वाटर वेपर हैं, पूरे वाटर वेपर से भरे हुए हैं, और वही वाटर वेपर जब उस बर्फीले ग्लास या पानी के संपर्क में आते हैं तो वो संघनित होने लगते हैं, और संघनित होकर बूंद बूंद करके सटने लगते हैं, और बूंद बूंद करके सटते सटते बड़ा सा बूंद बन जाते हैं, और पानी बन के वही टपकने लगते हैं। सेम उसी प्रकार बारिश भी होता है। जब समुद्र के पानी वाष्पीकरण होकर ऊपर उठता है तो क्या होता है कि वाटर वेपर जाकर ऊपर एक लेयर बना देता है बादल का, और वही बादल का लेयर जब पहाड़ों से टकराता है या किसी ठंडे इलाके में जाता है तो क्या होता है कि एक में एक संघनित होने लगते हैं, और संघनित होकर भारी हो जाते हैं, और पानी के बूंद बन जाते हैं, और पानी के बूंद बन के टपकने लगते हैं। वही पानी के बूंद संघनित होते होते ज्यादा ठंडे हो जाते हैं तो बर्फ का रूप ले लेते हैं, और बड़ा बड़ा ओला गिरने लगते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि बर्फ गिर रहा है। आप लोगों ने यह भी नोट किया होगा कि देखिएगा गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग घड़े में पानी रखते हैं। देखिए घड़े में गर्मी के दिनों में घड़े में पानी ठंडा लगता है हमें, लेकिन वही स्टील का बर्तन में हम लोग या धातु के बर्तन में हम लोग रखते हैं पानी तो गर्म लगता है। ऐसा क्यों? देखिए घड़ा जो होता है वो मिट्टी से बना होता है, और उसमें क्या होता है कि बहुत बारीकी होल होता है। आप लोग पानी उसमें रख दीजिएगा तो देखिएगा उसके बाहरी सतह पर पानी हल्का हल्का आते रहता है। तो देखिए उसके बाहरी सतह पर जब पानी आता है तो क्या होता है कि उसका वाष्पीकरण होता है, और जब वाष्पीकरण होगा तो वो क्या करेगा, वो ऊर्जा को लेगा। तो कहां से ऊर्जा को लेगा? घड़ा से लेता है। अब घड़ा के अंदर जो पानी रहता है उससे वो क्या करता है, ऊर्जा को लेता है। तो जब बाहरी सतह पर पानी आता है और उससे जो ऊर्जा लेता है तो उससे क्या होता है कि घड़ा ठंडा होने लगता है, जिससे घड़े के अंदर का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में लोग क्या करते हैं, घड़े में पानी को रखते हैं। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, देखिए इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम करा देंगे, और उसका भी वीडियो हम दे देंगे। आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।